नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। खेती और किसानी से जुड़ी नवीनतम जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। आइए बताते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। सरकार और किसानों के बीच 7वें दौर की बैठक आयोजित की गई। व्यापक राष्ट्रव्यापी अभ्यास के तहत सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के 125 जिलों में 286 सत्रों में कोविड-19 वैक्सीन देने का पूर्वाभ्यास किया गया। खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्रियान्वयन। देश में पिछले 24 घंटों में 16,504 पॉजिटिव मामले दर्ज हुए। आइए देखते हैं अब समाचार विस्तार से। 4 जनवरी 2021 को दिल्ली के विज्ञान भवन में माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में कृषि अधिनियमों पर आधारित चर्चा हेतु विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। सरकार और किसानों के बीच अगले दौर की बातचीत की गई। आइए देखते हैं इसी पर आधारित एक खास रिपोर्ट। बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, राज्य मंत्री सोम प्रकाश तथा विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के मध्य चर्चा का आरंभ हुआ। नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच का गतिरोध बरकरार रहे। गतिरोध को समाप्त करने के लिए सरकार और किसानों के बीच अगले दौर की बातचीत की गई। किसानों के साथ अगले दौर की बातचीत के लिए रवाना होने से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि हम आज एक सकारात्मक समाधान तक पहुंचेंगे। हम इस बैठक में सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत द्वारा निरंतर नई ऊंचाइयों को छूने का सिलसिला जारी है। अब जबकि देश कोविड-19 के वैक्सीन को रोल आउट करने के लिए तैयार है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यों और संघ शासित प्रदेशों और अन्य हितधारकों के सहयोग से इस रोल आउट की तैयारियों में पिछले कुछ महीनों से सक्रियता के साथ सम्मिलित रहा है, ताकि कोविड-19 वैक्सीन को रोल आउट करने संबंधी तैयारियों को सही दिशा में आगे बढ़ाया जा सके। आइए देखते हैं इससे जुड़ी एक रिपोर्ट। प्रत्येक जिले ने 3 या ज्यादा स्थानों पर पूर्वाभ्यास किया, जिनमें सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं, निजी अस्पताल और ग्रामीण या शहरी आउटरीच स्थान शामिल थे। इस पूर्वाभ्यास का लक्ष्य कोविड-19 टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य प्रणाली में निर्धारित प्रणालियों का परीक्षण करना तथा ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर नियोजन, क्रियान्वयन और रिपोर्टिंग के लिए व्यावहारिक वातावरण में कोविन एप्लीकेशन के उपयोग की परिचालन संबंधी व्यवहार्यता का आकलन करना था। ये पूर्वाभ्यास राज्य, जिला, ब्लॉक और अस्पताल स्तर के अधिकारियों को कोविड-19 रोल आउट के सभी पहलुओं से अवगत कराने के लिए भी संचालित किया गया। पूर्वाभ्यास का समापन डिब्रीफिंग के बैठकों के साथ हुआ, जिनमें दिन भर में सामने आए मसलों और चुनौतियों के बारे में चर्चा की गई थी। जिला और राज्य स्तर पर राज्यों का फीडबैक लेने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दिन भर उनके साथ निरंतर संपर्क बनाए रखा। कोविन सॉफ्टवेयर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है, ताकि वैक्सीन के भंडारण के तापमान और कोविड-19 के लिए लाभार्थियों की व्यक्तिगत ट्रैकिंग के बारे में वास्तविक जानकारी ली जा सके। ये सॉफ्टवेयर पूर्व पंजीकृत लाभार्थियों, उनके प्रमाणन के लिए स्वचालित सत्र आवंटन के माध्यम से सभी स्तरों पर कार्यक्रम प्रबंधकों की सहायता करेगा। वैक्सीन शेड्यूल के सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद एक डिजिटल प्रमाण पत्र तैयार किया जाएगा। अब तक कोविन सॉफ्टवेयर पर 75 लाख से ज्यादा लाभार्थियों ने पंजीकरण कराया है। कोविड-19 वैक्सीन की देश भर में नियंत्रित तापमान वाले वातावरण में अंतिम स्तर डिलीवरी हो सके, ये सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कोल्ड चेन अवसंरचना मौजूद है। कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू करने के लिए सिरिंज और अन्य लॉजिस्टिक्स आपूर्तियां भी पर्याप्त मात्रा में सुनिश्चित कराई गई है। टीकाकरण स्थलों पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के लिए लगभग 1,14,100 टीका लगाने वालों को प्रशिक्षण दिया गया है। इसी के साथ खास कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज? कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब।
देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। वर्तमान खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है। धान की खरीद में पिछले वर्ष की तुलना में 24.91% की वृद्धि दर्ज की गई और 84,928 करोड़ के एमएसपी मूल्य के साथ केएमएस खरीद प्रक्रिया से लगभग 55 लाख धान के किसान लाभान्वित हुए हैं। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सुचारू रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 333,74,000 मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष 412,91,000 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है और इस प्रकार पिछले वर्ष के मुकाबले धान की खरीद में 22.25% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। कुल 77,957 करोड़ 83 लाख रुपए के एमएसपी मूल्य के साथ वर्तमान में जारी केएमएस खरीद प्रक्रिया से लगभग 48,56,000 किसान अभी तक लाभान्वित हो चुके हैं। राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना के तहत 51 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1,050 करोड़ 8 लाख रुपए की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 1,95,899.38 मीट्रिक टन की खरीद की है। इसी तरह 19 दिसंबर 2020 तक 52 करोड़ 40 लाख रुपए के एमएसपी मूल्य पर 5,089 मीट्रिक टन कोपरा की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं। कोपरा और उड़द के संदर्भ में अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक है। अब तक 57,83,122 कपास की गांठें खरीदी गई, जिनका मूल्य 16,865 करोड़ 81 लाख रुपए है, जिससे 11,24,252 किसान लाभान्वित हुए हैं। दैनिक मामलों में गिरावट के कारण सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार गिरावट सुनिश्चित हुई है। देश में आज सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 2,43,953 हो गई है। सतत सक्रिय और सटीक दृष्टिकोण के कारण देश में कोविड के दैनिक नए मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। आइए देखते हैं इसी पर आधारित एक खास रिपोर्ट। कुल पॉजिटिव मामलों में सक्रिय मामलों की हिस्सेदारी संचयी मामलों की संख्या की केवल 2.36% ही रह गई है। भारत के परीक्षण बुनियादी ढांचे में भारी बढ़ोतरी देखी गई है। आज देश में 2,299 प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं। पिछले 11 दिनों में 1 करोड़ परीक्षण किए गए हैं। अधिक परीक्षणों के कारण पॉजिटिव दर घटकर 5.89% हो गई है। बड़ी संख्या में मरीजों के ठीक होने और दैनिक नए मामले कम होने के कारण भारत में कोविड के ठीक होने वाले मरीजों की कुल संख्या बढ़कर लगभग 1 करोड़ हो गई है। आज तक ठीक हुए मरीजों की कुल संख्या लगभग 99,05,000 हो गई है। इस कारण मरीजों के ठीक होने की दर 96.19% हो गई है। केरल में एक दिन में सबसे अधिक 4,668 रोगी ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में एक दिन में 2,065 और 1,432 मरीज स्वस्थ हुए हैं।
केरल में कोविड के 4,600 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में कल 3,282 और 896 नए मामलों का पता चला है। महाराष्ट्र में 35 लोगों की मौत हुई है, जबकि पश्चिम बंगाल और केरल में पिछले 24 घंटों के दौरान 26 और 25 मौत के नए मामले दर्ज हुए हैं। इसी के साथ खास कार्यक्रम में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कृषि सुधार के लिए बने 3 नए कानून के बारे में विस्तार से। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। देश में हो रहे कृषि सुधार और समग्र विकास का आधार बनेंगे 3 नए कृषि कानून। आइए इनके बारे में जानते हैं विस्तार से। कानून ने पारित किया गया है, किसानों के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये कितना फायदेमंद हो सकता है? नहीं, ये आपने बिल्कुल सही कहा। ये तीनों जो अभी नए कानून आए हैं ये बहुत ही कोई एक तरह से मील का पत्थर बनेंगे। ये हमारे जिस तरह की कृषि भारत में कृषि और कृषि विपणन चल रही है, क्योंकि इसमें जो पहला कानून बना है वो उसमें 1 नेशन 1 एग्री मार्केट का जो विजुलाइज करा गया था वो अब बिल्कुल सच्चाई पे आ गया है। क्योंकि इसमें जैसे हम लोग सब जानते हैं कि पहले जो किसान थे वो उनको बाय फोर्स, क्योंकि सबसे पास वाली जो मंडी थी उसी की जानकारी रहती थी तो वो वहीं जाते थे और ज़्यादा से ज़्यादा कोई अगर आसपास कोई और मंडी रही तो वहाँ पे, लेकिन एक राज्य से दूसरे राज्य में वो अपना सामान नहीं ले जा सकते थे। लेकिन अभी जो ये नया कानून आया है इसमें जो ऑप्शंस हैं कि किसान कहाँ बेचना चाहता है, किसको बेचना चाहता है, कैसे बेचना चाहता है, ये इसको पूरा स्वतंत्रता मिल गई है। तो अब वो मंडी में भी अगर चाहे तो मंडी में जा सकता है, जो APMC मार्केट है, अगर उसको लगता है कि फ़ायदा वहाँ पर है तो वो वहाँ पे जा सकता है। अदरवाइज़ जो डायरेक्ट मार्केटिंग के ऑप्शंस हैं कि अपने खेत से या वेयर हाउस से, कोल्ड स्टोरेज से, कहीं से भी वो अपना माल बेच सकता है। तो ये तो किसान की तरफ की फ़ायदेमंद है, लेकिन व्यापारी को भी फ़ायदा हुआ है क्योंकि पहले उसको हर मंडी के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था और इंटर स्टेट ट्रेड में उसको दूसरे स्टेट का भी लाइसेंस लेना चाहिए पड़ता था। अब इसमें कोई समस्या नहीं है। एक पैन कार्ड अगर है व्यापारी के पास तो वो कहीं भी जाके डायरेक्ट खरीदारी कर सकता है। और जो दूसरा जो उसको संक्षिप्त में अगर कहें तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है, तो उसमें अब बड़ा स्ट्रक्चर्ड एक सिस्टम ला दिया गया है कि किसान और जो स्पॉन्सर है उनके बीच में लीगल एग्रीमेंट कैसे होगा कॉन्ट्रैक्ट का। क्योंकि अब तक जो होता भी था कॉन्ट्रैक्ट्स तो वो अनरिटन या कुछ मौखिक से हो जाते थे, लेकिन इसमें किसान के लिए सेफगार्ड्स बहुत रखे गए हैं। क्योंकि किसान थोड़ा सा वीक साइड अगर समझें उसको इस कॉन्ट्रैक्ट में, तो पूरे सेफगार्ड्स हैं कि जैसे पहले से ही पता रहेगा कि मेरे को किस बायर को देना है अपना सामान, किस क्वांटिटी का वो लेगा, किस प्राइस पे लेगा। तो ये फसल लगने के पहले ही प्राइस दोनों जने आपस में तय कर लेते हैं। और फिर ये है कि अगर जब वो सामान उठाएगा तो वो उस समय तो रसीद अपनी दे देगा। इनफैक्ट दोनों कानून में ये है, और 3 दिन में पेमेंट करना होगा। तो ये जो है सब ये राइडर्स काफ़ी अच्छे हैं, किसान की हित में है। और इन केस अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो उसके लिए भी बहुत सहज तरीके हैं कि कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
बल्कि अपने लोकल या तो आपस में तालमेल हो जाए या ज़्यादा से ज़्यादा एसडीएम के पास जाके वो 1 महीने के टाइम में उसको सुलह करनी पड़ेगी, किसके मतलब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो जाएगा, 1 महीने का टाइम है उसमें। जी। जिस तरह से आपने बताया कि इससे फ़ायदे हैं, व्यापारी को भी किसान को भी फ़ायदा है, लेकिन अगर हम देखते हैं मैम कि बेचने के जहाँ पर सवाल आता है कि उसको एक ऑप्शन के रूप में मंडी में भी एपीएमसी एक्ट के माध्यम से जो मंडियाँ हैं, ई-नाम के माध्यम से भी हैं, लेकिन और एमएसपी भी है। लेकिन मैम एमएसपी की जहाँ तक हम बात करते हैं, ये किसान के भी डिमांड है कि एमएसपी के क्या उसका ड्यूरेशन भी बढ़ाया जा सकता है, जिसके वजह से उसके पास में एक ऑप्शन मिल जाएगा कि अगर हम व्यापारी को न बेच सके तो भारत सरकार को हम बेच सकते हैं। एमएसपी पहले भी थी, अब भी है और हमेशा रहेगी। तो इससे इन कानूनों से एमएसपी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इस बार इनफैक्ट जो एमएसपी अनाउंस हुई है उसमें फिर हम लोग ने देखा है कि फिर बढ़ोतरी हुई है, जैसे जो पहले की रिकमेंडेशन था, और ख़रीद भी ऑलरेडी शुरू हो गई है, क्योंकि पहले 1 अक्टूबर से होती थी खरीद शुरू, इस बार 26 सितंबर से ही खरीद शुरू हो गई है। तो इसको तो बिल्कुल खंडित करना चाहिए एट ऑल लेवल्स कि इन कानून से आने से एमएसपी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, एमएसपी चालू रहेगी जैसे हमेशा से रही है। जी। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हैं मैम, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से छोटे किसान हैं उसको कितना फ़ायदा होगा, और क्या देश में ऐसा कहीं पर एक मॉडल के रूप में विकसित किया गया है? ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इनफैक्ट मैं ये कहूँगी, ये तीनों जो एक्ट आए हैं तो इनको अलग से ना देखा जाए, इसके साथ साथ बहुत सारे रिफॉर्म्स और भी लिए गए हैं, बहुत नई स्कीम्स आई हैं मंत्रालय में। जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करी, तो छोटे किसानों के लिए सबसे ज़रूरी एक महीने पहले एक स्कीम आई थी कि वो एफपीओ बनेंगे, हम लोग 10,000 एफपीओ बनाने की बात है अगले 5 साल में। तो इससे जो छोटे किसान जुड़ के एक समूह में काम करेंगे तो उनकी बार्गेनिंग पावर भी ज़्यादा बढ़ेगी और वो अपना सेफगार्ड ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो स्पॉन्सर है उसको भी आसानी रहेगी कि उसको एक बल्क प्रोड्यूस पूरे एफपीओ से मिल जाएगा, तो इससे दोनों तरफ का फ़ायदा होगा। जी। मैम इसमें एक कानून एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट है जो 1955 के हैं, उसमें मैम इसमें सुधार किया गया है कि जो स्टॉक लिमिट से था उसको हटा दिया गया है, आलू प्याज या जो भी आवश्यक वस्तु है। इससे क्या कालाबाजारी वगैरह कुछ बढ़ेगा या जो किसान है उसको कुछ फ़ायदा होगा? नहीं, इससे तो बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें ये मंशा थी कि इससे इन्वेस्टमेंट को भी इनकरेजमेंट मिलेगा प्राइवेट सेक्टर को, क्योंकि ये अब स्टॉक लिमिट्स नहीं रहेंगी इन अपने जो आपने जैसे चिन्हित करे कमोडिटीज़ के लिए, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा। और रूरल एरियाज़ में जो हमारी कोल्ड चेन्स हैं या बाकी जैसे विलेज हार्ट्स को करना है और ग्रामीण हाटों को बनाना है, उसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगा। और प्राइवेट सेक्टर इनफैक्ट आप लोग पढ़ भी रहे होंगे मीडिया में भी, बहुत जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो लोग भी बहुत खुश हैं इन कानूनों से, और वो लोग चाह रहे हैं कि आगे आके वो इन्वेस्टमेंट करें, जिससे उनका किसानों के साथ डायरेक्ट मार्केटिंग जो अब तक थी वो और ज़्यादा बढ़ के आएगी। तो उसमें किसानों को भी फ़ायदा होगा और जो इंडस्ट्री है उनको भी फ़ायदा होगा और एंड जो कंज्यूमर है उसको भी फ़ायदा मिलेगा। जी मैम, जैसे अगर हम भंडारण की बात करते हैं, इसमें प्राइवेटाइजेशन गांव में आएगी, ठीक है, और इसके बाद में अगर हम फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री की बात करते हैं तो उनका भी इसमें बहुत बड़ा रोल होने वाला है। आप मैम एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में महत्वपूर्ण पदों पर हैं, क्या आपका फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री से इस मैटर पर कोई बातचीत हो रही है? बिल्कुल लगातार होती है, क्योंकि पूरी ये तो कड़ी है। अगर एग्री वैल्यू चेन आप देखें तो रिसर्च, प्रोडक्शन और एंड प्रोसेसिंग और मार्केटिंग, ये तो पूरी कड़ी को ही देखा जा रहा है। तो जैसे अगर फूड प्रोसेसिंग की आप बात करेंगे तो अभी हम लोग के यहाँ प्रोसेसिंग लेवल्स कम हैं, लेकिन जैसे बैकवर्ड लिंकेज लेंगे तो आईसीआर ने प्रोसेसेबल वैरायटीज़ बनाने का अपने टारगेट्स रखे हैं, तो वो वाली ही 10 वैरायटीज़ ऑलरेडी रिलीज़ करी जा चुकी हैं, टमाटर, आलू, इन सब किस्मों की। और वो किसान जब उगाएगा तो वो फिर प्रोसेसेबल वैरायटीज़ होंगी और इंडस्ट्री आके प्रोसेसिंग यूनिट्स भी लगा सकता है। तो जो 2 बड़ी स्कीम्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की, एक तो मेगा फूड पार्क्स पुरानी वाली स्कीम है, कृषि संपदा योजना जो है, और अभी एक हाल में उनकी एक और स्कीम अप्रूव हुई है, प्रधानमंत्री
सपोर्ट फॉर फूड प्रोसेसिंग माइक्रो एंटरप्राइजेस, तो उसमें हम लोग बराबर उनसे बात कर रहे हैं। और इनफैक्ट आज भी एक ऑर्गेनिक की जो हमारी स्कीम है नॉर्थ पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट, तो उसमें हमारी स्टेट्स के साथ आज बात है। उसमें फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के भी ऑफिसर्स आएंगे और वो बताएंगे हमारे ऑर्गेनिक FPOs को, जो ऑर्गेनिक मिशन चला रही हैं स्टेट्स को, कि ये दोनों स्कीम्स को किस तरह आपस में जोड़ के ज़्यादा अच्छा कर सकें। क्योंकि इसमें जो फूड लॉस और वेस्टेज है वो अगर हम लोग कम करेंगे तो मतलब ऐसा ही होता है कि जैसे फूड प्रोडक्शन हो गया, सो फूड लॉस्ट, रिड्यूसिंग फूड लॉस एंड वेस्टेज इज एज गुड एज फूड प्रोड्यूस्ड। तो ये एकदम आपस में हम लोग बहुत टाइम से कर रहे हैं काम। जी मैम, आपने बताया कि इसका जो चिप्स बनाने वाली कंपनी है या और भी जो कंपनी है गांव में आएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि इसका गांव के जो किसान के खेती है उसको अपने मोनोपोली के रूप में उसको ले ले कि हाँ हम जो कहेंगे वही आपको उत्पाद तैयार करना है, वही फसल आपको उगाना है, और आपकी एक स्वतंत्रता है वो खत्म हो जाएगी? नहीं, इसको स्वतंत्रता खत्म होने के एंगल से ना देखा जाए, बट जो भी अग्रीमेंट दोनों पार्टीज के बीच में होगा वो दोनों सहमत होंगे उसके लिए। तो अगर किसान को लगता है कि मैं अगर इस तरह की प्रजाति लगाऊंगा आलू की और मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा तो डेफिनेटली उसके लिए जाएगा, क्योंकि अदरवाइज़ अगर कुछ भी लगाएं और फिर उसके बाद बाज़ार ढूंढा जाए तो वो ज़्यादा मुश्किल है। अगर पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला जैसे है उसको पहले ही पता होगा कि अच्छा मैं ये आलू लगा रहा हूँ या प्याज लगा रहा हूँ, मेरा ये बायर होगा, मुझे ये प्राइस मिलेगी, तो ये दोनों के लिए अच्छा होगा ना। इंडस्ट्री को भी उतनी ही मात्रा मिलेगी, उतनी ही गुणवत्ता का सामान मिल जाएगा जो उनको ज़रूरत है, और किसान को पता है कि मुझे मेरे सामान के लिए बायर है और ये प्राइस मिलेगी। और प्राइस वो फिक्स रहती है, उससे वो मतलब किसान को उससे कम नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा मिलने की संभावना है कि अगर उसका ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होता है या प्रिवेलिंग प्राइसेस ज़्यादा हैं तो वो प्रीमियम प्राइस उसको ऐड होगा। तो किसान को किसी भी हाल में नुकसान नहीं है इस एग्रीमेंट के दौरान। इसी के साथ आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। कुछ नया सोचने की हिम्मत, कुछ कर गुजरने का जुनून,